नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे दो प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 जो कि हिंदी का है आपका, जो कि आपके पिछले वर्षों में ये प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका एक बार आपको एट अ ग्लेंस एक बार देख लेना चाहिए, एक बार रिवीजन जरूर करना चाहिए जो क्वेश्चंस पहले से आए हुए हैं। इससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लगता है कि आखिर क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जा रहे हैं और किस एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछने की ये लोग हिमाकत करते हैं। तो ठीक है, तो उस जो जहाँ से हिमाकत करते हैं उसको आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग जो है क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो ये सेट 2 था जो हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, और हम लोग चलते हैं सेट 3 पर। इसी तरीके से हम लोग 10-15 सेट को डिस्कस कर लेंगे। फिर इससे क्या होगा कि आप लोग जो है काफ़ी हद तक जो है प्रिपरेशन भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए, अब आपका सेट 3 आ गया है। तो पहला प्रश्न इसमें ये बनता है कि पारा ना उतरना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है। तो जो पारा ना उतरना जिसे कहते हैं कि बहुत पारा हाई हो गया, इसका मतलब बहुत अशांत है। क्या है? अशांत है। मतलब कि अशांत होना ही क्या होगा? पारा ना उतरना, यानी कि गुस्से में है तो गुस्से में यानी कि अशांत है वो। तो ये मतलब हो गया पारा ना उतरना का। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो यह कहता है कि जब कोई वाक्य अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब कोई वाक्यांश क्या करे, अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मुहावरा, क्योंकि वो अपना सामान्य अर्थ छोड़ देता है और एक विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है। जैसे कि पारा ना मारना, पारा ना उतरना। ठीक है, पारा ना उतरना तो क्या है, ये दूसरा जो व्यक्ति है उसकी ओर संकेत कर रहा है, बल्कि इसका जो अर्थ है वह जो सामान्य अर्थ है वह इसका कुछ नहीं है, लेकिन जो तीसरा जो अर्थ है वो जो है इसका माना जाएगा, जो है अशांत होना। ठीक है, इस प्रकार जो है ये मुहावरा कहलाएगा, ऐसे वाक्य जो विशेष अर्थ की ओर संकेत करें अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर। जो अगला प्रश्न है वो आपका यह है कि बेल का बहुवचन क्या है। तो बेल का बहुवचन बेले होगा। ठीक है, अच्छा, बेल का बहुवचन बेले हो गया, लेकिन बैल का बहुवचन क्या होगा, बता सकते हैं आप? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बेल का बहुवचन बेले हैं तो बैल का क्या होगा बहुवचन। ठीक है, अच्छा, इसमें जो चौथा प्रश्न है वो आपका ये है कि अलंकार, मतलब ऐसा कौन सा अलंकार जो अर्थालंकार का एक प्रकार है, तो वह है अतिशयोक्ति। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार है, जो अर्थालंकार का ही एक प्रकार है। देखिए, अलंकार आपके दो भागों में विभाजित हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से हैं? क्या वो अनुप्रास, रूपक और यमक हैं? ये हैं क्या? जरा बताएं कमेंट सेक्शन में। और अर्थालंकार कौन से हैं आपके? अर्थालंकार अतिशयोक्ति हो गए, और जो आपके और भी हैं, तो मुझे आप बताइए कि शब्दालंकार में कौन से अलंकार आएंगे और अर्थालंकार में कौन से आएंगे। देखिए, शब्दालंकार में तो बहुत कम है, लेकिन अर्थालंकार में भी हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि किस अलंकार में कितना आ रहा है, कौन से अलंकार में कौन से भेद आ रहे हैं। अच्छा देखिए, ये एक आपको सीरीज दी हुई है कि वर्ण से बना शब्द और शब्द से बना क्या? पद, और पद से बना वाक्यांश और वाक्यांश से बना वाक्य। तो ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण है, वर्ण से ही बनते हैं शब्द, और शब्द से बनता है पद, और पद से बनता है वाक्यांश, और वाक्यांश से बनता है वाक्य। तो इस तरीके से आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। ये सीरीज आपसे पूछी भी गई एग्जाम में। नेक्स्ट आपका प्रश्न यह है कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एक ऐसी कवियत्री हैं जो क्या है, सबसे सशक्त कवित्री रही हैं, और आधुनिक युग की यानी कि आधुनिक मीरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो यह है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा है, जिनके संग्रह हैं, जैसे जिनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि निहार हो गया, रश्मि हो गया, आपकी निर्जा हो गई, यामा हो गई, दीपशिखा हो गया आदि, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 7वें प्रश्न में कि ओह, फिर आपसे रिक्त स्थान है, फिर पूछा है कि बहुत कठिन समय आता है, उचित विराम चिन्ह क्या होगा। तो ओ के बाद हमेशा जो है जो आश्चर्यचकित वाला चिन्ह होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क और हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, जिसमें कि एक डंडा और नीचे बिंदु होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिना दीवारों का घर, यानी कि मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। तो बिना दीवारों का घर या किस विधा पर आधारित है? तो नाटक विद्या की रचना है जो, उस पर आधारित है बिना दीवारों का घर। ये रचित उपन्यास है जो है, जैसे कुछ जो आपकी मनु भंडारी थी, इनके कुछ रचित उपन्यास है, जैसे कि आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, ये सब किसके द्वारा लिखी गई? मनु भंडारी। कौन कौन सी? आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, तो ये कौन लिखा है? मनु भंडारी लिखी है। अच्छा, रचना के आधार पर सरल वाक्य को इन दो चीजों में जो है क्या है, वाक्य के भेद में बांटा गया। कौन कौन से? तो रचना के आधार पर सरल वाक्य को संयुक्त और मिश्रित वाक्य के भेद में विभाजित किया गया है। कौन कौन से?
संयुक्त और मिश्रित में। किसके अकॉर्डिंग, यानी किसके अनुसार, तो रचना के आधार पर संयुक्त और मिश्रित, यानी कि रचना जब हम करते हैं तो संयुक्त तरीके से कर सकते हैं और मिश्रित तरीके से। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सरल वाक्यों को हम इस तरीके से जो है विभाजित करते हैं। अच्छा, अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से, तो आपके होते हैं अर्थ के अनुसार वाक्य भेद विधिवाचक, निषेधवाचक। विधिवाचक जानते हैं आप क्या होता है, निषेध भी जानते हैं, आज्ञावाचक, नाम से इनके पता चल रहा है, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो इन 8 जो है भेदों में वाक्य को बांटा गया है अर्थानुसार। ठीक है, किसके अनुसार, अर्थानुसार। विधि में आपको विधि होने का पता चलता है, निषेध में किसी चीज को वर्जित किया जाता है, आज्ञा में आज्ञा का पालन, विस्मय में संदेह, प्रश्न में जो है क्वेश्चन हो गया, विस्मय में जो है थोड़ा सा इसमें विस्मय होता है कि ऐसा है या नहीं है, और संदेह में संदेह होता है कि ये वाला होगा या ये वाला ऑप्शन, जैसे ऑप्शन टिक करते हैं ना आपकी, ये वाला सही होगा कि ये वाला, तो ये संदेह है। और इच्छावाचक मानी इच्छा, संकेत आप जान ही रहे हैं, किसी को संकेतिक करें, तो यह अर्थ है वाक्य के। इन्हीं भेदों में जो है वाक्य को बांटा गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो यह जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 में जो है इनको सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से, जो कि 2011 में इनको मिला था रेहन पर रघु के लिए। किसको मिला था, काशीनाथ सिंह के लिए। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है कि ध्वंस का विलोम क्या होगा, तो ध्वंस का विलोम आपका होता है निर्माण। क्या होता है, निर्माण। 12वां प्रश्न आपका ये कह रहा है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग है, तो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, यानी कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो कोई से आपको क्या है, किसी व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, तो अनिश्चित जो है कोई भी सज्जन व्यक्ति हो सकता है, तो अनिश्चित सर्वनाम इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा रिक्त स्थान बताते हैं कि यहाँ अर्थ की अद्भुत सौंदर्य है। तो क्या है, इसमें क्या लिखा जाएगा, आप क्या बता सकते हैं। यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों में भरना है कि सही क्या होगा। बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है, तो क्या रिक्त स्थानों में भरेंगे। बहुत आसान है इसका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके ही बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका यह है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में कितनी स्वरों की संख्या है, 11 संख्याएं हैं। अच्छा, कौन कौन सी वो स्वर जो है 11 देख लीजिए, बहुत लोगों को डाउट होता है, जैसे कि छोटा हो गया, बड़ा हो गई, ई हो गया, बड़ी हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री हो गया जैसे ऋषि वाला, ए हो गया, बड़ा ए हो गया जैसे ए बोलते हैं, ओ हो गया, औ हो गया। तो ये क्या है, 11 स्वर होते हैं हिंदी में आपके। ठीक है, इनके अलावा और कुछ नहीं होते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है, तो दीप जले शंख बजे ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। किसने लिखा है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, दीप जले शंख बजे। ठीक है, और कुछ उनकी अन्य रचनाएं हैं, ये आ सकती हैं आपसे एग्जाम में हो सकता है, जैसे कि नई पीढ़ी हो गया, नए विचार हो गए, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना। ठीक है, कौन कौन सी, नई पीढ़ी ये किसने लिखा, कन्हैया लाल मिश्र ने लिखा, नए विचार भी कन्हैया लाल मिश्र ने लिखा, जिंदगी मुस्कुराई ये भी कन्हैया लाल मिश्र ने लिखा, माटी हो गई सोना ये भी कन्हैया लाल मिश्र ने लिखा। ठीक है, संभाष में आशय क्या है, तो संभाष में आशय है मिलकर बोलना। सम मतलब मिलकर और भाष मतलब बोलना। ठीक है, इसका हो गया मिलकर बोलना। बहुत आसान चीज है, हल्का सा गेस करेंगे तब भी सही हो जाता है ये। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सरस्वती शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, तो सरस्वती शब्द को आप जो है, सरस्वती को आप वागेश्वरी भी बोलते हैं और शारदा भी बोलते हैं। कुछ लोगों का जो है पुरुषों का भी नाम शारदा होता है, तो पता नहीं क्या सोचकर रख देते हैं। तो सरस्वती का जो है समानार्थी शब्द क्या होगा, वागेश्वरी या शारदा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है, तो टिड्डी का है टिड्डी दल। क्या है, टिड्डी दल। अच्छा, ये दल क्यों लगाया है, ये बहुत बड़ी जो है इसके पीछे रहस्य है, वो समझ लीजिए, वरना अगली बार जो है प्रश्न आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। क्या है इसमें जो रहस्य, वो यह रहस्य है कि पशु पक्षी आदि के साथ बहुवचन में दल लगाया जाता है। किसके साथ, यदि जानवर हो, कोई पशु पक्षी हो, तो उनके साथ हमेशा जो है, जैसे टिड्डी है तो उनके या कभी और कोई मान लीजिए जैसे आपका तितली हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के सामने जो है पशु पक्षी, जब चिड़िया हो गई तो क्या है, दल लगाया जाएगा उनके आगे। और जो ग्रह हैं, देवताएं हैं, सम्मानित मनुष्य हो गया, तो इनके साथ बहुवचन बनाते समय गण लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गण। जैसे कि पुरुषवाचक के साथ हम लगा देते हैं जन। क्या लगा देते हैं, जन। और जो सम्मानित व्यक्ति, देवताएं होते हैं, ग्रह होते हैं, वहां गण लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इनको क्लियर करेंगे अपना कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका कि कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी शब्द है या रक्त का समानार्थी प्रकट नहीं करता है, तो रिपु वर्ड है जो आपका समानार्थी प्रश्न आपका ऑप्शन में था जो है
तो रिपु वर्ड जो है ये नहीं दिखाता है, यह शत्रु का समानार्थी है, बल्कि आपको जानना है कि रक्त का समानार्थी कौन है। यदि ये पता है तो आप इसका आंसर सही कर देते हैं। जैसे कि रक्त का समानार्थी क्या है, रुधिर है, शोणित है, लहू है, तो ये किसके हैं, खून के जो है समानार्थी शब्द हैं। जो आपका अगला प्रश्न है वो यह है कि सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। तो सर्वदा एक वचन जो रहता है वो है जनता। जनता को आप जनताओं या जनते नहीं कहते हैं, जनता ही कहते हैं इसको, ठीक है। भीरू का जो समानार्थी शब्द है ये होता है कायर। तो भीरू को आप क्या बोलेंगे, कायर। बहुत ही अच्छा वर्ड है, और इस तरह के वर्ड लोगों को अक्सर नहीं पता होते हैं कि भीरू को भी समानार्थी कायर होगा, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखिएगा। परिमाणवाचक विशेषण संबंधित एक जो है प्रश्न आया था, परिमाण और अनिश्चित परिमाण से जो हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में डेफिनेशन देख लीजिए, क्लियर हो जाए आपको क्या चीज होती है। तो जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और यहाँ तो देखिए तौल और नाप का बोध होता है तो परिमाण हो गया, लेकिन जब तौल और नाप का अनिश्चित जो है बोध हो तो हम उसको बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक, और एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वह यह है कि यमुना का समानार्थी शब्द क्या है। तो यमुना से जो है कालिंदी है, कृष्णा है, सूर्य सुता है। कृष्णा से जो है आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट में एक जो है प्रश्न भी आया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, यमुना जी के जो समानार्थी हैं हो सकता है इस बार भी आ जाए आपके किसी भी एग्जाम में उत्तर प्रदेश के, तो जरूरी है जानना। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि तुलसी मन मंदिर में बिहरे में अलंकार कौन सा है। तो तुलसी मन मंदिर में बिहरे यानी कि रूपक अलंकार है। तुलसी मन मंदिर यानी कि मन को मंदिर समान बताया, तो उपमेय में उपमान का अभेद है। क्या है, उपमेय में उपमान का अभेद है, तो यहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा, ठीक है। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, समझ रहे हैं, तुलसी को मन मंदिर में जो है बताने की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा यानी कि सर्वनाम विशेषण क्रियाएं अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। तो जो जातिवाचक संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है, बनाए जा सकते हैं। क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी गया है, ठीक, कई बार पूछा गया है ये कि किस किन शब्दों से जो है आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो जातिवाचक से बना सकते हैं, सर्वनाम से बना सकते हैं, विशेषण से बना सकते हैं, क्रिया अव्यय से बना सकते हैं। आपका 26वां प्रश्न है कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह कहते हैं संधि। यानी कि दो या दो अधिक से अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से उन्हें क्या बोलते हैं, संधि। यानी जब दो या दो से अधिक जो समीप वाले जो वर्ड हैं, शब्द हैं, जब वो मिलते हैं तो उनको हम बता देते हैं कि वो संधि हो गया। क्या हो गया, संधि हो गया उनमें, ठीक है, या मेल हो गया। तो तरनी तरबूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें ता वर्ण बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यह अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए जहां वर्ण की आवृत्ति हो वहां क्या है, अनुप्रास अलंकार है। 28वां आपका जो प्रश्न भैया है कि मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आपका। इसमें जो बताइए, मरुत्य दंड ये होगा, मृत्यु दंड होगा, ये वाला होगा, ये कौन सा होगा। तो इसमें जो आपका तीसरा है ये वाला, ये उत्तर सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है भैया है कि पत्थर की लकीर होना का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है स्थायी होना। यानी पत्थर में अगर कोई लकीर खींच दी हमने तो उसका क्या मतलब हुआ, वो स्थायी हो गई, अटूट हो गई। क्या हो गई, अटूट हो गई। और वर्षा हुई में काल कौन सा है। तो सामान्य भूतकाल होता है, वर्षा हुई यानी कि सामान्य भूतकाल है। और ये आपका है कि अनानास पुरुष है या स्त्रीलिंग है। तो अनानास फल क्या है आपका, जो है पुल्लिंग है या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ये पुल्लिंग है। क्या है, जैसे हमने अनानास खाया, हमने अनानास खाई नहीं, खाया, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति को प्रकट करता है। तो यह जो अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य जो है यह दिखाता है कि तलवार का खेत हरा नहीं होता। क्या, तलवार का खेत हरा नहीं होता, इस मुहावरे को या इस लोकोक्ति को दर्शाता है। यदि आप जो है खेती करेंगे तलवार की तो वो हरा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। वही बताया गया है कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे, वही वाली बात है। तो आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे का अर्थ क्या है। इसका मतलब कि जिसे आवश्यकता हो उसे ना मिलकर किसी और को मिलना। यानी कि वही बात है, जो आरक्षण वाला जो आपका सीन है आजकल, वही है कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, और जिसको नहीं मिलना है उसको मिल रहा है, ये समस्या है। तो आपका चौथा जो प्रश्न भैया है कि चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं का अर्थ क्या है। इसका मतलब है कि निर्धन व्यक्ति अवभागत करने में असमर्थ होता है। यानी कि चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं। तो चमगादड़, इसमें निर्धन कौन हो गया, तो इसमें निर्धन हो गया चमगादड़, और जो आपके मेहमान हो गए ये अपने उल्टे लटक रहे हैं, इनकी अवभगत नहीं हो पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न हो गया कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा।
तो ऐसे स्थान पर जहाँ गुण प्रदर्शन करना हो और वहाँ उपयुक्त ना हो, तो वहाँ आप जो है अपना गुण प्रदर्शन करते हैं तो उसको बोल देते हैं कि जंगल में मोर नाचा और किसने देखा। 36वां जो प्रश्न है वह यह है कि रोमन लिपि का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। तो रोमन लिपि के प्रयोग से जो है स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन भाषा के लिए जो है किया जाता है बेसिकली। और 37वां जो प्रश्न है वो यह है कि कुल्लूई भाषा के लिए टंकरी लिपि, तो जो गुरमुखी से मिलती है, यह देवनागरी का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो आई होप आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस नंबर जो है अपना प्रैक्टिस सेट जो चौथा है उसको स्टार्ट करेंगे, और प्रैक्टिस 3 आपने जो है पढ़ लिया है। तो एक बार इनको आप देखते रहिए एट अ ग्लैंस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम लोग सेट डिस्कस करते रहेंगे और हिंदी को आसान बनाते रहेंगे और अपनी परीक्षाओं को क्लियर करते चलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।